Hello students, I am Dr. Seema Singhal from MDST Girls College अम्बाला सिटी। हम आज जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे वो है रूरल मार्केटिंग। इसका 5th चैप्टर है स्ट्रेटजीज़ फॉर रूरल मार्केटिंग। उसका फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमने 8 स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसमें से 4 स्ट्रेटजी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, प्रमोशन स्ट्रेटजी, हायरिंग स्ट्रेटजी एंड सोशल स्ट्रेटजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी फॉर रूरल इंडिया ये क्या होती है समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पहले आपको पता ही है कि जब हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, बेसिकली हमने अल्टीमेट कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है। और अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? होलसेलर, स्टॉकिस्ट, ट्रांसपोर्टर, रिटेलर, जो कि कंज्यूमर गुड्स को वहाँ ऑल ओवर कंट्री में कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अब हमारे पास इंडिया में अगर देखें तो 5000 से ज़्यादा सिटीज़ हैं, लेकिन ओवर 500,000 विलेजेस जिसमें अब के आते हैं, मतलब 7 लाख के आसपास विलेजेस हैं। अब उन विलेजेस तक इतना वाइड स्प्रेड एरिया है, वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी, जिससे कि जो सामान हम जिसको बेचना चाहते हैं वो ईज़िली बेच सकें। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है एंश्योरिंग रीच एंड विजिबिलिटी, कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट को आपने देखना है कि वहाँ तक पहुँच जाए। 6.81 लाख विलेजेस हैं, जिसमें आप और एक पर्सन के लिए, कंपनी के लिए सभी विलेजेस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। अब लेकिन अगर हम कवर करना चाहते हैं उनको, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? अब ये वाला जो काम है, ये प्रधानमंत्री ग्राम साधक योजना जो एक थी, उसके ज़रिए काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल रहा। इसके ज़रिए जितने भी विलेजेस हैं वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचाया जाना पॉसिबल हो सका। देन रीचिंग अप टू मंडीज, टाउन एंड सेमी अर्बन सेंटर्स। देखिए, एक हायरार्की होती है मार्केट में कि मंडीज़ होती हैं जो जहाँ पर प्रोडक्ट, जो गांव के लोग हैं वो मंडी में आते हैं और प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। कहते हैं कि रूरल कस्टमर टाइम टू टाइम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचने के लिए उन मंडीज़ में आता रहता है, और अगर वो आता है तो वो साइमल्टेनियसली क्लॉथ, ज्वेलरी और ड्यूरेबल्स, ये चीज़ें भी वहाँ से खरीद सकता है। तो इस तरह ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये यहाँ तक मंडीज़ तक, टाउन तक पहुँचाने के लिए हमें साइकिल, मोपेड और बकेट कार्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम अपने डीलर्स के ज़रिए उन अल्टीमेट कस्टमर तक पहुँच सकें। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीक सीज़न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ये देखिए कि अगर आपने प्रोडक्ट बेचना है रूरल एरिया में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस सीज़न में उनकी इनकम ज़्यादा है। और इनकम तब ज़्यादा होगी जब उनकी फसल बेचौर होगी और वो गांव से मंडीज़ में अपनी फसल बेचेंगे, और फेस्टिवल सीज़न होगा तब भी वो खर्चा करते हैं, या मैरिज सीज़न है तब भी वो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। तो उनका शॉपिंग का मूड होता है उस टाइम में। तो हर एक एरिया का लेकिन जो पीक सीज़न है वो अलग अलग हो सकता है। मतलब अगर हम पंजाब की बात करें तो बैसाखी है, नॉर्थ की बात करें दिवाली, दुर्गा पूजा, ईस्ट में पोंगल, साउथ में, तो डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट पीक सीजन्स हैं जहाँ पर लोग उस टाइम में प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। और ऐसे एरियाज़ में अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हम उस प्रोडक्ट की वहाँ पर डिलीवरी करें। उसके बाद आप ये भी सोच सकते हो कि जहाँ पर ये वाले एरियाज़ में जब जो सीज़न हो, जो फेस्टिवल हो, वहाँ पर आप गिफ्ट स्कीम्स या कोई और ऑफ़र्स दे सकते हो, जिससे कि लोग उन सीजन्स में उस प्रोडक्ट को ख़रीद लें। देन कोलैबोरेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा गांव हैं और बहुत दूर दूर तक है, स्कैटर्ड है। तो अगर हमने सभी तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो हमारे लिए एक काम हो सकता है कि हम 3-4 लोग मिलकर अगर कोई चीज़ हायर कर लें या फिर कोई चीज़ खरीद लें जो फाइनेंशियली सबको हेल्पफुल भी हो जाएगा। तो 2 या 3 कंपनीज मिलके जब अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कोलैबोरेट करके आपस में, तो सबके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे पीएनजी ने गोदरेज और मैरिफो इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप किया, जैसे निरमा ने केमी शॉप्स के साथ टाई अप किया, जिससे वो प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचा पाए।
उसके बाद है कवरिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स इनटू डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखिए, जब जब हम बात करते हैं अपने गांव की या विलेजेस की, तो रूरल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उनको अपने जब वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, इसका मतलब उनको अपने एरिया की, उनके लैंग्वेज की पूरी तरीके से नॉलेज है और लोग उनको पहचानते हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे में कि वहीं के मैन्युफैक्चरर और जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जो वहीं के डीलर्स को ही हम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे। हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जो उन्हीं को प्रोडक्ट डीलर बना के दें और वो आगे कस्टमर को सेल करें, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर का बिहेवियर वहाँ कैसा है, वहाँ कैसे लोग प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। और इससे क्या होगा कि लोकल ब्रांड भी कम हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में चला जाएगा, तो आपका कंपटीशन लेवल भी उससे कम हो जाएगा। उसके बाद है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक थ्रू डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन मतलब जगह जगह रिटेल शॉप्स के पास प्रोडक्ट जो है डिलीवरी वैन से पहुंच जाए, जिससे जो स्टॉक है रिटेलर कलेक्ट करे और मनी वहां से उसको दे दे। तो जैसे भारत पेट्रोलियम ने रूरल मार्केटिंग व्हीकल एक यूज़ किया था, जिसमें 7999 यानी 7,999 गांव जो हैं वो फ़ायदे में रहे थे। ये व्हीकल जो है वो एलपीजी सिलेंडर लेकर रूरल एरियाज़ में जाता था। ऐसे ही सिजेंडा डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने अपने पेस्टिसाइड की डिस्ट्रीब्यूशन की थी, जो बहुत से रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं। ऐसे ही एवरीडे बैटरीज़ हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक स्टॉकिस्ट रखती है, जो कि वह प्रोडक्ट उनको डिलीवर करता है। उसके बाद आपका है कंपनीज़ ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये भी बहुत अच्छा है कि ट्रेडिशनली तो देखो हम चाहते थे कि कंपनी मतलब लोग अपने आप खरीदें, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं अग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट को बेचना, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है कि अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लेती है, जिससे वो पहले रिटेलर्स को और फिर रिटेलर कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट उस एरिया के लोगों को दे देते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी बनाने के लिए डायरेक्ट फील होना चाहिए मार्केट के साथ, उनको पता होना चाहिए कि उनकी अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, उनके लिए फिजिबल है कि नहीं है। और उनको ये भी पता है कि हम अगर डायरेक्ट डील करेंगे, हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कस्टमर को दे पाएंगे। ऐसे ही एक एग्जांपल है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें शक्ति एंटरप्रेन्योर्स बनाई थी, जिसमें लाइफ बॉय, व्हील, पेप्सोडेंट, अन्नपूर्णा साल्ट क्लिनिक, लक्स, बहुत से ऐसी चीज़ें जो है HLL जो है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड रूरल डिस्ट्रीब्यूटर को उनके डोर स्टेप पर दे जाता था। वहाँ पर लेडीज़ डायरेक्टली वो अपने गांव में सामान बेचती थी, और वो 6 से 10 गांव तक वो लोगों को सामान बेचती थी, और 1,000 से 2,000 लोगों को वो कवर कर लेती थी। तो विद ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग उनको बता दिया जाता था 3 महीने की ट्रेनिंग देके कि कैसे आपने डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट बेचना है। तो ऐसे में उनकी इनकम भी 10,000 से 25,000 तक पर मंथ हो जाती थी, और वो प्रॉफिट भी 800 से 2,000 रुपये तक का अर्न कर पाती थी। मतलब ये तो सेल टर्नओवर है 10,000 से 25,000, और उनकी इनकम 800 से 2,000, जितना वो काम करेंगी उतनी उनकी इनकम उससे बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद आपके पास है स्ट्रेटजीज़ फॉर रूरल मार्केटिंग में सेल्स वुमेन नेटवर्क, जो हमने अभी किया, ये भी एक उसी का ज़रिया है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से, कि वो वहाँ की औरतों को, क्योंकि उनको पता है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और अपने घर को फ्लोरिश करना चाहती हैं, इनकम अर्न करना चाहती हैं, तो FMGC प्रोडक्ट है, जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, वो डायरेक्टली अगर वो नहीं बेचती और कंपनी ना बेच के थ्रू वहाँ की लेडीज़ के थ्रू बेचती है उसको, तो पर्सन को भी फ़ायदा है और गांव वालों को भी उससे फ़ायदा है। इसके लिए HLL ने जो लॉन्च किया था प्रोजेक्ट शक्ति, वो आता है। फिर उसके बाद है हार्ट्स क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम पहले ये बहुत ही पॉपुलर जगह है हार्ट्स। यहाँ पर क्या होता था कि जो प्रोडक्ट हैं मैक्सिमम 10-15 विलेजेस के लोग वहाँ पर आते हैं, और 4,000 से ज़्यादा विलेजर्स वहाँ पर पहुँचते हैं, शॉपिंग करते हैं, ड्यूरेबल की, नॉन ड्यूरेबल की। एक तरह से एक मार्केट एरिया है, जैसे मॉल होता है सिटीज़ में, वैसे ही वो मार्केट एरिया है। वहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, और अगर स्मॉल ट्रेडर, बिग ट्रेडर, सब तरह के लोग आते हैं, तो वो रूरल कस्टमर को क्लोथ्स, कॉस्मेटिक, FMGC
प्रोडक्ट, सीजी प्रोडक्ट, किचन इक्विपमेंट सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक एरिया मिल जाता है जहाँ पर आप मैक्सिमम लोगों को कैप्चर कर सकते हो और अपने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो, लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और आप मार्केट में उसे सेल करना चाहते हो। उसके बाद है क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर स्टॉकिस्ट फॉर रूरल मार्केट्स। देखिए स्टॉकिस्ट क्या कौन होता है, जो कि बल्क में सामान खरीद के रखता है। अब बल्क में सामान वो उस कंडीशन पर खरीदेगा जब उसे लगेगा कि मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट मिलने की वजह से वो ज़्यादा सामान भी खरीदेगा, और नेचुरली जब वो ज़्यादा सामान खरीदेगा तो उसे ज़्यादा बेचने की भी कोशिश करेगा। फिर उसके बाद है जॉबर्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कंपनी खुद परचेज नहीं बेचना चाहती, वो कहती है भी स्मॉल जो रिटेलर्स हैं, स्मॉल रिटेलर्स में क्या हो जाएगा, जैसे कि जब वो चीज़ खुद दिखाएंगे उसको डेमोन्स्ट्रेट करके तो लोग उससे जल्दी कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ को नहीं दिखाते तब तक लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो ये क्या होता है कि जगह जगह घूम के घर घूम के ये लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं। आपने देखा भी होगा रेहड़ी बहुत सी बड़ी बनी होती है, उसमें सारे प्रोडक्ट रखे होते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि डोर स्टेप पर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, और वो बता भी देते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। उसके बाद है इंटरनेट। ये तो एक बहुत ही वास्ट मीडिया अब हो चुका है, आपको पता है न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी है, वायरलेस इंटरनेट। तो रूरल सेक्टर में भी इसने ये खूब डेवलप हो गया, और अब तो आपने ये देखा होगा कि कोरोना काल में भी सभी के पास मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, सभी कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि रिमोट से रिमोट एरिया में इंटरनेट सर्विस जाए, ताकि जो वर्क फ्रॉम होम का काम है वो भी हो सके। तो रूरल एरिया में ये वाली चीज़ भी इतनी पॉपुलर है। ऐसे ई चौपाल और ताराहाट और रूरल बाज़ार, ज्ञान दूत, ये ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी। इससे क्या फ़ायदा होता था कि उनको इंटरनेट के ज़रिए ही आपको बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी हैं वो उसको पता चल जाती है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ई सेवा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिससे गवर्नमेंट के साथ वो इंटरेक्ट कर सके। तो बेसिक पर्पज़ ये क्या था कि जो लोग आ नहीं सकते या लोगों से बातचीत करके अपनी चीज़ के बारे में नहीं पता लगा सकते, वो इंटरनेट के ज़रिए जो भी उनको प्रोडक्ट के बारे में या चीज़ के बारे में या किसी का गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता करना है वो इसमें पता कर सकते थे। तो ये वाइड स्प्रेड होता है, मास मीडिया हो जाता है एक तरह से। इंटरनेट के ज़रिए आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो वो आपको मिल जाती है। उसके बाद है यूज़ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि जो आपके जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोग होते हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूरल एरिया में, ये सोसाइटी क्या करती हैं कि कुछ लोग इसमें इकट्ठे होकर उस हायर लेवल सोसाइटीज़, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनती हैं। तो ये क्या करते हैं, इकट्ठे होकर कुछ अरेंजमेंट करते हैं, सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उन्हें उनके रिस्पेक्टिव एरिया में बेचने की कोशिश करते हैं, और लोगों को कंज्यूमेबल गुड्स और कम रेट पर, कम मार्जिन पर वहाँ पर बेचते हैं। एक तरह से मिनी सुपर मार्केट है रूरल एरिया के लोगों के लिए, जहाँ पर सोप, डिटर्जेंट, क्लोथ, फर्टिलाइज़र सब कुछ मिलता है। देन यूज़ ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ देखें कि 4.37 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जहाँ पर राशन, आजकल हमने देखा भी था कि जो राशन की दुकानें हैं, जो गवर्नमेंट की राशन की दुकानें हैं, वहाँ पर एसेंशियल गुड्स जो पावर्टी लाइन से नीचे वाले लोग हैं, बीपीएल, लो पावर्टी लाइन है, या एससी-बीसी हैं, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, उनको कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो पीडीएस सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसमें एडिबल ऑयल, केरोसिन ऑयल, कंज्यूमेबल गुड्स देते थे फेयर प्राइस शॉप से। तो ऐसी जगहों पर भी आप अपना प्रोडक्ट दे सकते हो, जिससे कि आप कंपनी के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू अपना प्रोडक्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। उसके बाद है प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ फॉर रूरल मार्केट। प्रमोशन का मतलब क्या है, आपको पता है कि जब हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको पॉपुलराइज़ करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें हम एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं। बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि हमने लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, लोगों तक इंफॉर्मेशन देनी है कि हम इस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और हमारी ये वाले प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अब इसमें प्रमोशन स्ट्रेटजी में अब एक एक करके हम सारी स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे। अगर हम मीडिया की बात करें, जिसमें टेलीविज़न आता है, वो वीडियो जो है देख के लोग इंस्पायर होते हैं। तो प्रमोशन स्ट्रेटजी में बेसिकली हमने कम्युनिकेट करना है और हमारी प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है। उसके लिए, सेल बढ़ाने के लिए हमें
कोई भी प्रमोशनल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे प्रोडक्ट लोगों तक की नॉलेज लोगों तक पहुंचाए। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें मास मीडिया का मतलब जहां पर हम प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम लोगों को एक ही बार में कन्वे कर सकते हैं, जिसमें टीवी सिनेमा आ जाता है या प्रिंट मीडिया आ जाता है। मास मीडिया जिसे हम कहते हैं, टीवी जो है वो प्रेफर्ड मास मीडिया है, दूरदर्शन जिस कहते हैं। अब तो बहुत से केबल के चैनल्स भी आ गए हैं और सभी रूरल एरियाज़ में भी केबल का नेटवर्क पूरा है, और या फिर डिश एंटीना वगैरह सब हैं। जब आप एमएनसीज बहुत से पैसा खर्चती है, तो अगर वो रूरल एरिया में भी लोग उस प्रोडक्ट को थ्रू टीवी चैनल देख रहे हैं, तो वो दैट इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। उसके बाद है आउटडोर मीडिया। देखो वो तो इंडोर मीडिया था कि वो मास मीडिया था जिसमें मैक्सिमम लोगों को कन्वे करते थे। आउटडोर मीडिया का मतलब है कि उसमें मैसेज देना, हमने लोगों को मैसेज देने के लिए हम अपना प्रोफाइल जो है वो डेमोग्राफिक एरिया के हिसाब से एग्जीबिशन के ज़रिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए हम अपना प्रमोशन एफर्ट्स करते रहते हैं। अब इसमें क्या है कि हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि जितने भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में रूरल एरिया को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आउटडोर मीडिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ क्या चलता है, जैसे सिटी में तो वॉल पेंटिंग या वीडियो वैन्स वगैरह आपने इतनी नहीं देखी होंगी, लेकिन गाँव में ये बहुत पॉपुलर है। वहाँ पर जो भी चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो वहाँ पर वॉल पे आप उस चीज़ की पेंटिंग कर देते हो, ठीक है। वॉल पेंटिंग, वीडियो वैन, रूरल गेम्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारे आउटडोर मीडिया के मेथड्स हैं। इसमें डिटेल में सबसे पहली बात है, जैसे वॉल पेंटिंग में मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से किसी स्लोगन के साथ कर सकते हो। वीडियो वैन है जिसमें आपने देखा होगा कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक वीडियो वैन चलाकर चलते हैं, जिसमें उनकी पूरी काम की है कि वो भी आते रहते, वीडियो में आते रहते, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। और रूरल गेम्स में क्या आता है कि रूरल गेम्स में बेसिकली क्या है, कबड्डी, खो खो और ये इस तरह की गेम्स है। वहाँ पर अगर आपने अपने प्रोडक्ट को कोई स्पॉन्सर किया किसी प्लेयर को या स्पोर्ट्स पर्सन को, उससे भी आपके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और उसके बाद है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कि वहाँ पर हर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पर लोगों को टाइम टू टाइम पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनके हेल्थ केयर प्रोडक्ट दिए जाते हैं। वहाँ पर भी आप अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज कर सकते हो। फिर है अनकन्वेंशनल मीडिया लाइक शादी, हार्ट्स, जराज, मेलाज, ये मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे जो अंडर डेवलप एरिया है वहाँ भी आज भी मेला बहुत सारे लगते हैं। ये तो जैसे अभी ये कोरोना काल चल रहा है, हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें बंद है। लेकिन अदरवाइज़ हर गांव में हर फेस्टिवल पर एक मेला लगता है। जितने भी ये अभी आएंगे नवरात्रे, उसमें भी मेला लगता है। मेले वगैरह में क्या होता है कि आप बुक्स वगैरह आपने बेचनी है, या कोई एफएमजीसी प्रोडक्ट बेचने हैं, सीजी प्रोडक्ट बेचने हैं, या कंज्यूमर प्रोडक्ट जितने भी आपके कंज्यूमर गुड्स हैं उनको डिस्प्ले करना है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप उन प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। फिर है स्पेशल कैंपेन। अब स्पेशल कैंपेन का मतलब है कि कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कंपनीज़ के द्वारा जिससे वो स्पेशली वो लोगों को बताएं कि हम आपके पास आए हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने। स्पेशली वो उस एरियाज़ में जाके कैंपेन करते हैं, लोगों को बताते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे अगर आप देखें ट्रैक्टर ओनर्स मीट, ये एमआरएफ वालों ने कंडक्ट किया था। ये क्या था कि जितने भी लोग थे जिनके पास ट्रैक्टर था या नहीं था, वो जिनके पास था उनको तो बुलाया, जिनके पास नहीं था उनको भी बुलाया, ताकि उनको बता सकें कि जिनके पास ट्रैक्टर है उन लोगों को इस चीज़ का कितना बेनिफिट हो रहा है। तो कस्टमर का रिस्पॉन्स आता है अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो। जैसे फार्मर्स हैं उनके साथ डील करते हो, अगर आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, सभी फार्मर्स को इकट्ठा करते हो, किसी एक को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हो, और तो उससे आपकी स्पेशल कैंपेनिंग हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर जगह के पास। मतलब आपकी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी ऐसी चाहिए कि आप टारगेट मार्केट के हिसाब से ही वहाँ पर कैंपेन कर सको। उसके बाद है पर्सनल सेलिंग एंड ओपिनियन लीडर्स। देखिए पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब है, जब 1-to-1 सेलिंग होती है। 1-to-1 सेलिंग का मतलब ये आमने सामने, जिससे हमें फीडबैक भी पता चल जाती है कि आप वो प्रोडक्ट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ये तो पर्सनल सेलिंग है। और ओपिनियन लीडर क्या होता है कि मैं अपना प्रोडक्ट तब खरीदूंगी जब मुझे मेरा साथ का पर्सन या कोई भी जो एक रॉयल पर्सनैलिटी है गांव में, वो मेरे को कहेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तब मैं उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करूँगी। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हुए, मतलब पर्सनल सेलिंग हमने जो की वो बेसिकली क्या थी
कि हमने कस्टमर को अगर प्रोडक्ट के बारे में बताना है, फार्मर प्रोडक्ट के बारे में, तो हमें सक्सेसफुल फार्मर लेना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि यूथ जो है वहाँ का वो प्रोडक्ट ख़रीदे, तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे। और अगर हम स्कूल चिल्ड्रन के बच्चों को प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो बताएंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट उनकी केयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे एशियन पेंट वालों ने लॉन्च किया था उत्सव रेंज, उसमें दिवाली सीज़न में मतलब सेल्समैन एक ओपिनियन लीडर्स को वहाँ पर सिलेक्ट करता है, उनको उसी के घर में पेंट कर देता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, और फिर बाकी लोकल डीलर्स को बुलाता है वहाँ पर, और जिसके घर में पेंट किया होता है उसको इनवाइट करके और बाकी लोगों को इनवाइट करके उसको प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करता है। ऐसे ही फोक मीडिया का क्या मतलब है कि जहाँ पर आपको पता है कि गांव जितने भी हैं या रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो पुराने फोक मीडियम डांसेस हैं, जहाँ पर डिज़ायर्ड ऑडियंस जो है वो वर्ल्ड डांसेस देखने आती है, जिसमें पपेट्री शो, फोक थिएटर, नौटंकी, तमाशा, ये सब आते हैं। तो पपेट्री में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अब आप अगर पपेट्री की बात करें, आप सिंपल ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गांव में ये वाली शो सिर्फ वहाँ पर लोगों को कहते हैं एंटरटेन करने के लिए यूज़ होती हैं। वो कंपनीज़ भी उसको मैच्योर करती हैं। कंपनीज़ के मैच्योर करने का तरीका थोड़ा अलग है। तरीका कैसे अलग है? वो कोशिश करती हैं कि अपनी चीज़ों को जो डेमोन्स्ट्रेट करनी है उन्होंने, वो पपेट्री शो के थ्रू कर दें। अब पपेट्री शो के थ्रू कैसे करती हैं? आपने देखा होगा कि कई गवर्नमेंट की, जैसे LIC है या कोई भी ऐसे चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की हैं, वो ऐसे पॉपुलराइज़ कर देती हैं उसको पपेट शो के, राजस्थान में, उड़ीसा में, हरियाणा में, कि जेंडर, जैसे आपने गर्ल एजुकेशन के बारे में दिखाना है तो वो पपेट्री शो के थ्रू दिखा सकते हैं। ऐसे ही फोक थिएटर है, अगर थिएटर्स में अगर आप जस्टिस एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताना चाहते हो, या इनजस्टिस, या वीमेन एजुकेशन के बारे में बताना चाहते हो, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहते हो, या सीड्स की वैरायटी के बारे में बताना चाहते हो, तो फोक थिएटर हैं जहाँ पर आप एक एजुकेट कर सकते हो उन लोगों को। फिर नौटंकी है। नौटंकी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने वहाँ के लोगों को उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ऑडियंस को अट्रैक्ट करके उसको, जो कन्वेंशनल मीडिया है वो नौटंकी है। वैसे टीवी आजकल पॉपुलर हो चुका है, लेकिन फिर भी कन्वेंशनली कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ये चीज़ें भी बहुत पॉपुलर हैं और चलती हैं। फिर उसके बाद तमाशा तो आपको पता है कि इसमें लावनी डांस या और तरह के डांसेस हैं, वो तमाशा करके आपको मॉडिफाई तरीके से आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो या उसकी पॉजिटिव साइड के बारे में बताना चाहते हो, वो आप इसमें बता सकते हो। फिर उसके बाद है हायरिंग स्ट्रेटजी। देखिए, जो टॉप मैनेजमेंट है वो चाहती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक सामान पहुँचे, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप शहर के जगहों पर तो आप जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ तो सामान पहुँचा दोगे, लेकिन गांव में सामान पहुँचाना मुश्किल है और आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं पहुँचाओगे, तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करते हो कि जो लोग अर्बन एरिया के लोग वो कैपेबल नहीं है विलेजेस का पोटेंशियल को जज करने के, तो वो क्या करते हैं, रूरल मार्केट के एरिया के लोगों को ही हायर कर लेते हैं। उससे क्या होता है, वो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि वो कौन सा एरिया है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी चॉइस क्या है, उनको हायर करके उनको पेमेंट की जाती है। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ के लोगों को उनकी नॉलेज होने की वजह से आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है और उसकी सेल भी बढ़ जाती है। तो लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है, वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो भी एक उनका भी सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है और आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में पॉपुलर हो जाता है। उसके बाद आपके पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल कैटर टू रूरल नीड्स और डेवलप इमेज इन बिटवीन रिटेलर एंड कंज्यूमर। मतलब कैसे ये 3 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई कि कैसे, जैसे ये हायरिंग था ना स्ट्रेटजी, इसमें ये 3 चीज़ें मेन है। मैंने बताया आपको फ्रीक्वेंसी इन लोकल लैंग्वेज के 18 लैंग्वेजेस हैं। अब हर एक के लिए हम हायर नहीं कर सकते, लेकिन उसी एरिया के लोगों को हायर करने से आपके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। देन कैपेसिटी टू वर्क फॉर एक्सटेंडेड आवर। अगर आप दूर दूर से लोगों को हायर करके भेजोगे तो टाइम टू टाइम उनको घर भेजना पड़ेगा और वो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे। पर अगर उसी एरिया के लोगों को आपने हायर किया तो मैक्सिमम टाइम आप उनको अपने काम में लगा सकते हो। देन एडजस्टेबिलिटी विद इनएडिक्वेट बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी। आपको ना उनको कोई लॉजिंग और बोर्डिंग देने की ज़रूरत है, आप सिंपल उनकी प्रॉब्लम्स उनको पता है, वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में ही लोगों को वो खुद ही बता देते हैं और उसको डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से विलेजर उस पर फोकस भी करते हैं, उनको पता है ये नोन पर्सन है, ये हमें गलत चीज़ नहीं बेचेगा, और अगर बेचेगा भी तो हमें पता चल जाएगा ये यहीं रहता है।
उसके बाद है सोशल स्ट्रेटजीज। सोशल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि आपके अंदर एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। आप ऐसे पैरामीटर्स बनाओगे जिससे लोगों को लगे कि वो उनके क्लोज है और जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो उनके लिए बेचा जा रहा है, उनके फ़ायदे के लिए बेचा जा रहा है। तो इसमें कुछ काम करने पड़ते हैं कंपनीज़ को, जिससे लोगों को उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की भावना पता चले। जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल यूथ, अगर कोई कंपनी वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देती है, यानी उनकी फिर उससे क्या होगा कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। और रूरल यूथ अगर एक बेटर पोजीशन पे आएगा, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आप जॉब दे दोगे, तो एक कंपनी की जो रेप्यूट है उस एरिया में पर्टिकुलरली वो अच्छी हो जाती है। फिर है पार्टनरशिप्स विद एनजीओ फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम। जो डिफरेंट टाइप के एनजीओज़ हैं जो क्या करती हैं, बेसिकली वहाँ के लोगों को एजुकेशन देती हैं और उनको न्यू न्यू आइडियाज़ जनरेट करती हैं, जिससे और बताती हैं कि कौन कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन से प्रोडक्ट हैं वो आपको खरीदने चाहिए। जो फेक प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताती हैं। तो वो कंपनी की जेन्युइन जो नेस है वो पता चलती है अगर कोई एनजीओ उसको प्रमोट करती है तो। देन एनकरेजिंग प्राइमरी एजुकेशन इन विलेजेस। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि अगर अब 8th तक लोग एजुकेटेड है, इट मीन्स कि वो अपना भला बुरा सोच सकते हैं। सैनिटरी हैबिट्स तभी इम्प्रूव होंगी जब आप एजुकेटेड होंगे। वहाँ के एरिया की क्लीनलीनेस और ये सारी चीज़ें, और अगर वो क्लीन होंगे और हाइजीन होंगे तो आपको भी अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली वहाँ पर ऐसी जगहों पर सेल करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कंक्लूड हम इस तरीके से करेंगे कि अगर हम स्ट्रेटजीज 4 पहले कर चुके हैं, 4 अब करी हैं। बेसिकली क्या है कि रूरल एरिया को अगर हम कैप्चर करना चाहते हैं, 70% एरिया हमारा रूरल एरिया है। हमारा प्रोडक्ट अकेला अगर हम अर्बन मार्केट में बेचेंगे तो हम एक्सपेंड मार्केट को नहीं कर सकते। तो रूरल मार्केट कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करके उन तक मैसेज पहुँचाने के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, जिससे कि लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों और मैक्सिमम प्रोडक्ट को खरीद सकें। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि हमारा वहाँ पर जाना इनकन्वीनियंट है, हम जाएंगे नहीं, प्रोडक्ट वहाँ पर लोग खरीदते नहीं है, लेकिन जब तक आप इन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके उस प्रोडक्ट को वहाँ पर नहीं बेचेंगे तब तक आप उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते। तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का ही पार्ट है। जैसे HDFC बैंक ने फेस्टिवल ट्रीट्स लगाई या हर गाँव हमारा, तो वो ये ब्रांड को पॉपुलर करने के ही तरीके हैं। हर गाँव हमारा, इसका मतलब क्या है कि इसका पर्पज़ है अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब कम अगर HDFC बैंक है, नेचुरली वो अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, तो उससे क्या उसकी कंपेन भी होगी और मतलब स्पेशल कंपेन भी उसने लगा दी वहाँ के लोगों के लिए, उसका प्रोडक्ट भी बिक गया, तो दोनों काम हो गए इसमें। जैसे एक्सपीरियंस हुंडई, कैंपेन बाय हुंडई। हुंडई ने अपना एक प्रोजेक्ट लगाया, कंपेन लगाया, जिसमें आपको 418 रूरल एरियाज़ में उन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया था। तो कस्टमर को एंगेज करा, उन्होंने बताया कि कैसे आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, डिस्प्ले किया, उसमें स्लोगन लगाया, स्मॉल और जो बिग विलेज के लोग हैं, टाउन है, वहाँ के लोगों को बुलाया और उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। मतलब एक कारवां बना देते हैं, कारवां मतलब लोगों को वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मैंने ये इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैंने 2 बुक्स रेफ़र की थी, वीके पब्लिकेशन एंड कल्याणी पब्लिकेशन, और बहुत सारी इंटरनेट साइट्स पे भी मटेरियल लिया है, slideshare.com और www.businessmanagement.com, इनसे मैंने मटेरियल लिया। अब इससे रिलेटेड ही हमारे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँ। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।